हियर इट इज़ लक्ष्मी सर। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर अकाउंटेंसी में लेसन नंबर 8 जर्नल प्रॉपर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जर्नल प्रॉपर इज ए वन टाइप ऑफ ए सब्सिडरी बुक है, जो हम लोग सब्सिडरी बुक्स के बारे में जो बात किया था इससे पहले भी कई लेसन्स में 3-4 लेसन में बात किए थे। जैसा परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, सेल्स रिटर्न बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक हो गया, कैश बुक हो गया, पेटी कैश बुक हो गया। ठीक है, तो उसी तरह का एक लास्ट अपना एक जनरल सब्सिडरी बुक है जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। तो सब्सिडरी बुक अगर हम बात किया जाए तो ये उस तरह का बुक है जहाँ पे हम जो बाकी से जो सब्सिडरी बुक्स है जिसके बारे में हमने बात किया था, ऊपर का जो 7 सब्सिडरी बुक्स है, वो सब्सिडरी बुक्स में जो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं वो ट्रांसैक्शन को हम लोग ये सब्सिडरी बुक के अंदर लिखते हैं जिसका नाम है जनरल प्रॉपर। मतलब those transactions which is not recorded in the other subsidiary books is recorded in the journal proper. Okay, so journal proper is generally used for limited number of transactions. जनरल प्रॉपर को हम ज़्यादातर थोड़ा ही ट्रांसैक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जनरल प्रॉपर का हम यूज़ करने के अगर तरीके देखें तो द फॉर्मेट ऑफ द जनरल प्रॉपर इज सेम एज द फॉर्मेट ऑफ द रिकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज। जैसे जनरल एंट्रीज हम लोग लिखते हैं इन द सेम फॉर्मेट में, इन द सेम तरीके से हम लोग जनरल प्रॉपर को भी लिखते हैं, जिसके अंदर भी 5 कॉलम्स रहेगा। जैसे ऊपर हम स्पेसिमेन दिखा रहे इधर, डेट है, पर्टिकुलर से, लेजर फोलियो नंबर दैट इज हम बोलते हैं LF, डेबिट साइड का अमाउंट तो डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड का अमाउंट तो क्रेडिट अमाउंट, ये उसका फॉर्मेट है। तो विच ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में किस तरह का ट्रांसैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जनरल प्रॉपर की हम बात करते हैं, हमने पहले भी बात किया था, जनरल प्रॉपर में जो बाकी जो सब्सिडरी बुक्स है जैसे परचेज बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, कैश हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, इस तरह के जो भी बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं उस बुक्स में जो ट्रांसैक्शंस हम लोग नहीं लिखते हैं वो ट्रांसैक्शंस को हम लोग जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जनरल प्रॉपर में व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जनरल प्रॉपर में किस तरह का ट्रांसैक्शंस हम लोग लिखते हैं तो कुछ 6 तरह का ट्रांसैक्शन हम इसके अंदर लिखते हैं। एक है ओपनिंग एंट्रीज, मतलब शुरुआत कोई भी बिजनेस शुरुआत करने से पहले जो शुरुआती दौर पे हम जो भी कामकाज करते हैं उसका हम ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। और उसके अलावा जो हर साल का जो ओपनिंग जो भी बैलेंस हो कैरिड फॉरवर्ड करते हैं उसके लिए भी हम लोग ओपनिंग एंट्रीज लिखते हैं, उस तरह के एंट्रीज को हम लोग ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। वैसे ट्रांसैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन अदर सब्सिडरी बुक, हम पहले भी बात किया था, इस बुक के अंदर जो दूसरा सब्सिडरी बुक में जो नहीं आता है वो रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरी जो है इंटर अकाउंट ट्रांसफर, मतलब एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में अगर हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो क्लोज करके अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफरिंग अमाउंट्स भी हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। चौथी है क्लोजिंग एंट्री से, मतलब कोई भी लेजर अगर हम लेजर को एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हर एक अकाउंट को क्लोज करते हैं जो उस ईयर के लिए खत्म हो जाता है। एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया, इनकम अकाउंट हो गया, कुछ रिजर्व्स हो गया जो ट्रांसफर किया जाता है, तो इस तरह का जो क्लोजिंग करते हैं उसको भी हम लोग जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। और एडजस्टमेंट एंट्री से कभी कभी क्या होता है, किसी में अमाउंट कम लिख दिया, किसी में अमाउंट ज़्यादा लिख दिया, या किसी के समय पे कोई एक नाम एक छोटा सा मिस्टेक उनके अंदर होने की वजह से नाम का अदला बदली हो गया, इसका जो होता है उसका हम एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी हम लोग जनरल प्रॉपर में ही लिखते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग एंट्रीज। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट बिजनेस, क्या बोल रहे थे, जब ये कोई भी एक व्यक्ति अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो वो शुरुआती दौर पे जो भी लेके आता है, चाहे वो असेट्स होगा, लाइबिलिटीज होगा, स्टॉक होगा, कैश होगा, कुछ भी होगा, जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो चीज़ें वो लेके आता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर दिया हुआ है ओपनिंग एंट्रीज में, वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस वीरेंद्र ब्रॉट 15,000 फर्नीचर, 10,000 गुड्स स्टॉक एंड 8,000 पर्सन डेप्टर्स, 3,000 पर्सन क्रेडिटर्स एंड 5,000 इनटू द बिजनेस। क्रेडिटर्स भी लेके आया, एसेट्स भी लेके आया, सब कुछ लेके आया। तो उस वक्त हमको जनरल एंट्री कैसे लिखना है वो एक जनरल के एग्जाम्पल की तरह बताया गया है। एसेट जो भी आ रहा है हमको बताते हैं, जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेप्टर्स हो गया, इसको एसेट्स होता है इसलिए हम उसको डेबिट कर दिया। क्रेडिटर जो है मेरे लाइबिलिटी होता है, वो पैसा मेरे को चले जाता है इसलिए हम उसको क्रेडिट किया। और कैपिटल, मतलब इस दोनों का डिफरेंस जो होता है ये टोटल को अगर हम लोग लेते हैं, इधर जो भी टोटल है
वो टोटल को और इधर क्रेडिटर्स को माइनस करके जो डिफरेंस बचता है ये दोनों में, उसको हम लोग उधर क्या बोला 16,000 जो है मेरा कैपिटल है। तो इस तरह का जो ओपनिंग कैपिटल जो होता है, ओपनिंग जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। ये ओपनिंग एंट्रीज अपन को सब्सिडी बुक में ही लिखा जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड, ट्रांसैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द अदर सब्सिडी बुक। जो दूसरा सब्सिडी बुक में जो ट्रांसैक्शंस नहीं आता है वो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, ऐसा हम लोग पहले भी बात किया था। अगर इसके अंदर हम देखते हैं तो क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स है वो हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, या उसका बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। या द ट्रांसैक्शन विच इज सब्सिडी बुक और नॉट केप्ट, और जो ट्रांसैक्शन के लिए हम लोग सब्सिडी बुक्स मेंटेन नहीं किया है वो सब्सिडी बुक्स का लिए ट्रांसैक्शन जो होता है अगर वो भी अगर हम बुक मेंटेन नहीं कर रहे तब उसको हम लोग जनरल प्रॉपर में ही लिखते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी बताया इधर, मेहुल परचेज फर्नीचर 20,000 फ्रॉम विवेक फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। इधर क्या किया हम लोग फर्नीचर को परचेज किया, गुड्स परचेज करते क्रेडिट में तो वो परचेज बुक में चला जाता है, लेकिन जब फर्नीचर का क्या होता है मेरे लिए एसेट होता है, अगर एसेट हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं तो वो जनरल प्रॉपर में आता है, तो उससे जनरल एंट्री इस तरह से लिखना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट डेटा टू विवेक फर्नीचर मार्ट, क्योंकि ये एसेट है इसलिए हम लोग उसको इधर एसेट के हिसाब से हम लोग इधर लिख रहे हैं उसको, ठीक है। और दूसरी चीज सेकेंड में हम लोग बात करें इधर सोल्ड ओल्ड मशीन व्हेन वैल्यू 10,000 इज मौलिक फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 का जो मशीन है हमने 8,000 में बेच दिया, तो ये भी एसेट है। एसेट जब हम लोग बेचते हैं तभी हम लोग उसको सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं, हम पहले भी बात किए थे सेल्स बुक में सिर्फ सेल ऑफ गुड्स लिखते हैं। ये एसेट बेच रहा है, तो जो लेने वाला है मौलिक को हमने डेबिट कर दिया, और बेचने से मेरे को 2,000 लॉस हो रही है उसको हमने लिखा, और मशीन जा रहे हैं तो मशीन को हमने क्रेडिट किया। तो इस तरह से हम लोग को जनरल एंट्री लिखना है। जो भी एसेट रिलेटेड परचेज और सेल्स होगा, अगर वो क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स होगा तो हम लोग उसको जनरल प्रॉपर में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं इंटर अकाउंट ट्रांसफर, मतलब एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट को अगर हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तब हम इसको इंटर ट्रांसफर अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, एक व्यक्ति को देने वाला पैसा रहेगा, एक व्यक्ति से लेने वाला पैसा रहेगा, तो उस तरह के समय पे हम लोग क्या बोलते हैं, भाई आप लोग आपस में एक्सचेंज पैसा इधर का उधर दे देना, बाहर बारी उन ट्रांसैक्शन को निपटा देते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में भी हम लोग ये जनरल प्रॉपर के अंदर ही एंट्री लिखते हैं। ऐसा हो सकता है जगह दिया है समटाइम ड्यू टू सम रीजंस द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट एदर पार्शली और फुल्ली, मतलब पार्सल में पे करो या फुल्ली पे करो, लेकिन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर इंटर मतलब अंदर ही बिजनेस के अंदर ही अगर अकाउंट के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तब उस तरह के ट्रांसैक्शन को हम लोग इंटर अकाउंट ट्रांसफर बोलते हैं। तो इन द सेम वे व्हेन एन अकाउंट इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट द ट्रांसफर एंट्री इज पास्ड इन जनरल प्रॉपर। तो इन द सेम वे अगर उसी तरह से देखेंगे तो एक अकाउंट हम लोग क्लोज करके अगर दूसरा अकाउंट को अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो भी हम लोग जनरल प्रॉपर में ही उसको लिखते हैं। एक एग्जांपल इधर भी दिया है 5,000 पेएबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धराती टू पे, मतलब आकाश को जो पैसा मेरे को देना था उस पैसे को देने के लिए धराती ने एक्सेप्ट किया, चलो मैं पे करता हूँ ऐसा। तो आकाश लेने वाला है तो आकाश अकाउंट डेटा टू धराती, क्योंकि धराती इज द गिवर ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे तरफ से धराती दे रहा है और आकाश ले रहा है। इधर मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरे तरफ से कोई दूसरा दे रहा है तो भी हम लोग वो अकाउंट को एडजस्ट करके इधर लिखा हुआ है। वैसे और एक दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट, इधर एक क्लोज्ड है ट्रांसफर अकाउंट, ये भी इंटर अकाउंट ट्रांसफर है, कोई बाहर से नहीं हो रही है, इसलिए ये इसको भी हम लोग को कैपिटल अकाउंट डेटा टू ड्रॉइंग हम लोग इधर लिखा है, ये भी इंटर अकाउंट टू ट्रांसफर होने की वजह से। अगर पांचवी चीज अगर हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग एंट्री से, क्लोजिंग एंट्रीज मीन्स एंट्रीज गिवन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब जो भी ईयर हमारा रहता है, ज़्यादातर अकाउंटिंग ईयर तो ये 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर होता है। कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा रहता है जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर को मेंटेन करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखा जाए तो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देखेगा तो 1 अप्रैल में अपना अकाउंटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है, 31 में क्लोज होती है, फिर अगले साल के वापस अगले साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च चालू होती है, फिर उसके बाद के साल के लिए भी अकाउंट 1 से 31 मार्च में
हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है। और जहाँ पे भी अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है हम हर एक ट्रांसैक्शन का अकाउंटिंग का ऑडिटिंग करते हैं और वो ऑडिटिंग करके एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक स्टेटमेंट से अपन को क्या किया जाता है, हम लोग को फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स करके अपन को प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है वो फाइंड करके हम टैक्स को पे करते हैं, जीएसटी को पे करते हैं, इनकम टैक्स को पे करते। तो उस तरह का सिचुएशन में एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी हम लोग अकाउंट्स हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, कुछ अकाउंट होता है जो परमानेंट होता है, परमानेंट अकाउंट को हम लोग क्लोज नहीं करते, कुछ अकाउंट होता है टेम्पररी होता है, 1 साल के बाद उसको हम क्लोज करना पड़ता है। तो उस तरह का अकाउंट्स को हम लोग क्लोज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रेडिंग अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। कोई रहेगा आपको कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसफर करने वाले एंट्रीज जो होता है उसको हम लोग क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। मतलब वो अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया इसलिए हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम लोग इसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं। इस तरह के एंट्रीज को हम लोग जर्नल प्रॉपर में ही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर, हर अकाउंटिंग ईयर के बाद हम जब फाइनल अकाउंट करने के लिए चले जाते हैं, उधर कुछ ऐसा ट्रांसैक्शन होता है जहाँ पे अपन को कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ चेंजेस अपन को करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। फॉर एग्जांपल जगह समझ लीजिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अनपेड एक्सपेंसेस हो गया, इनकम नॉट रिसीव्ड हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो लास्ट में जाके अपन को उसको फाइनलाइज करके एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, कितना आया कितना नहीं आया, कितना बाकी है, और डिप्रिसिएशन कितना करना है या इंटरेस्ट कितना पे करना है, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन होता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना मेरा बचा है, ये सब अपन को लास्ट में पता चलता है, इसलिए वो लास्ट में जाकर उसका एडजस्टमेंट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट करने के लिए जो एंट्रीज अपन को लिखा जाता है वो भी अपन को एडजस्टमेंट एंट्रीज ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है लास्ट वन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर मतलब क्या होता है, मिस्टेक होता है, गलत होता है। तो रेक्टिफाई मतलब उसको सुधारना। मतलब एक कोई भी एक अगर हम लोग मिस्टेक कर दिया होगा, गलत कर दिया होगा, वो कब पता चलेगा, लास्ट में पता चलता है। अकाउंटिंग जब खत्म हो जाता है, जब हम फाइनल अकाउंट ये लोग जो भी करते हैं, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। जब टैली नहीं होता है तब अपन को पता चलता है भाई इधर कुछ मिस्टेक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस जर्नल एंट्री में चले जाते हैं, उधर से हम वेरिफिकेशन करते हैं कहाँ पे मेरी एंट्री मिस्टेक है, कहाँ पे मेरा गलती हुआ है, उसको सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। तो वही सुधारने के लिए जो कोशिश होता है उसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम बात करते हैं तो 2 तरह का रेक्टिफिकेशन होता है। एक रेक्टिफिकेशन वो होता है जो ट्रायल बैलेंस में किसी तरह का इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, वो मिस्टेक होने के बाद भी मेरे को पता नहीं चलेगा। और दूसरा एक एरर ऐसा होता है जहाँ पे रेक्टिफिकेशन होता है तो वो तुरंत ही पता चल जाता है। मतलब रेक्टिफिकेशन होगा मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रही है तो समझ लेना मैंने कुछ गलत कही, तो कहीं ना कुछ कोई ना कोई अकाउंट मैंने गलत लिखा। तो उसका हम वेरिफिकेशन करके उसका वापस हम लोग रिटर्न चले जाते हैं जर्नल एंट्री से हम लोग चले जाते हैं सब्सिडी बुक से लेजर में, लेजर से फिर हम लोग लेजर क्लोजिंग्स हम लोग देख लेते हैं, जर्नल प्रॉपर में आता है। सब जो भी प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से वापस पूरा चेकआउट करते करते अपन को लास्ट में पता चलता है ये अकाउंट में ये इस तरह का मैंने मिस्टेक किया। तो उसको सुधारने के लिए जो जर्नल एंट्री हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जब हम लोग कर लेते हैं तब मेरे को वापस क्या हो जाता है, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। तो इसके लिए जो एंट्रीज हम लोग करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए या सुधारने के लिए उसको हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोल रहे हैं। उस तरह के जर्नल एंट्रीज भी हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में ही लिखते हैं। ठीक है, ये रेक्टिफाई ऑफ एरर तो हमको एक अलग सेपरेट एक लेसन भी है, हम वहाँ पे ये पूरी तरह से डिटेली हम इसको बात करते हैं। तो इसके बाद जो है आज का ये इंट्रोडक्शन था, एक्सप्लेनेशन था, कल हम इसके ऊपर सम्स भी देखते हैं। ओके।